नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। मीरापुर में उपचुनाव संपन्न हो चुका है और यहां से राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल विजयी हुई हैं लगभग 30,000 मतों के अंतर से। और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम झोजा बहुल गांव तेवड़ा के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए MIM पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। चुनाव से पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो MIM पार्टी है ये वोट कटवा है, इनका जो प्रदर्शन है वो कुछ खास नहीं रहेगा। सपा के लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि इनकी जमानत जब्त होगी, 1000-2000 तक ये सीमित रहेंगे, कोई खास असर नहीं है। सपा की एक जनसभा होने वाली थी 18 तारीख को ककरौली में, उसमें तमाम आरोप लगे। जो सपा सुप्रीमो हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनका हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, उसमें तमाम आरोप भी लगे। मौसम का हवाला दिया गया, यहाँ तक भी कहा गया कि बीजेपी की वजह से वो सभा नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 2 दिन बाद ओवैसी साहब की जनसभा होती है ककरौली के अंदर और उसी दिन अखिलेश यादव का जो रोड शो है वो प्लान किया जाता है। लेकिन उस दिन भी वो पहुंचते हैं जौली अखिलेश यादव, लेकिन उसमें भी वो लेट हो जाते हैं। उस दिन भी आरोप लगाए गए कि प्रशासन की तरफ से उनका जो हेलीकॉप्टर है उसको उतरने नहीं दिया गया। फिर वो देहरादून जौली ग्रांड उतरे और उसके बाद पहुंचते 4:30 बजे जौली में और एक जनसभा वो कर पाए रोड शो के दौरान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पदाधिकारी हैं उनसे समझने का प्रयास करेंगे। जो वोट मिला है MIM को, क्या इतने वोट्स की उम्मीद थी? और जो ककरौली में बवाल हुआ वोटिंग के दौरान, क्या उसका असर पड़ा इस चुनाव पर? और इन नतीजों का जो 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या उस पर असर पड़ेगा? और क्या संभावनाएं हैं ओवैसी की पार्टी MIM और इस उपचुनाव के बाद का जो समीकरण बना है 27 को लेकर के? इनका एक ये भी दावा था, एक अपील भी थी कि कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या संभावनाएं बड़ी हैं गठबंधन की? तो सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे नतीजे को। हमारे साथ इस समय एडवोकेट फरमान जी हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं MIM मीरापुर सीट पर। जी एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी के लिए मेहनतें की हैं और हमारी पार्टी को सपोर्ट किया है, उनको वोट किया है और हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं। एडवोकेट साहब, इतनी उम्मीद थी? 18,000 प्लस वोट मिल गए आपको? जी नहीं, इससे ज़्यादा उम्मीदें थी। इतनी उम्मीद नहीं थी, इससे ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन आपने देखा चुनाव के दिन जैसे सत्ता के लोगों ने नंगा नाच किया है, लोगों को वोट डालने से रोका गया है। फिरोजाबाद में पुलिस ने लाइन में लगे लोगों को जो वोट डालने के लिए लाइन में लगे थे वहाँ से भगा दिया है। हर जगह पर जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही थी 3-3 बैरिकेडिंग की गई थी और पहली बैरिकेडिंग पर आधार कार्ड चेक किए जा रहे थे और लोगों को, किसी को कह दिया आधार से वोट नहीं डलेगा, पहचान पत्र लाइए, किसी को कह दिया पहचान पत्र से वोट नहीं डलेगा, पैन कार्ड लाइए, किसी को कह रहा आपका फ़ोटो मैच नहीं हो रहा है, किसी को कह दिया आपका आधार अपडेट नहीं हो रहा है। अगर वो सारे वोट डल जाते तो यकीन मानिए हमारा बीजेपी के साथ चुनाव। आप फाइट में थे? बिल्कुल। तो जो वोट रुका आप उस पर दावा कर रहे हैं, आपका वोट था वो? बिल्कुल था हमारा। सपा की तरफ से जो प्रत्याशी थी सुमुल राणा और उनके ससुर कादिर राणा, तमाम लोगों का यही कहना था कि ये तो वोट कटवा हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मुकाबला है वो हमसे है और इनकी तो 1000-2000 वोट हैं। इस पर क्या कहेंगे? शासन प्रशासन का थोड़ा मसला रहा है। अगर वो नहीं होता तब हम जवाब असली दे पाते कि वोट कटवा कौन है, आप हैं या हम। क्योंकि इनको जितना वोट मिला है वो भी कहीं ना कहीं आवाम में ये बात फैली है कि जब प्रशासन की तरफ से सख्ती की गई, वोट डालने से रोका गया, तो कई ऐसी जगह थी जहां हम नहीं पहुंच पाए, हमारे प्रत्याशी दूसरी जगहों पर पहुंचे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां सुमुल राणा या कोई उनका पहुंचा है, तो वहां जब वोटिंग शुरू हुई है तो उन लोगों का रुझान उनकी तरफ हो गया और उन्होंने उनको वोट डाल दिया। वास्तव में वोट MIM को मिलने वाला था।
जैसे ककरौली की घटना हुई, वहाँ अरशद राना जाते हैं, उनके बेटे को जिस प्रकार से पुलिस उठा करके ले जाती है और वो वहाँ उनकी बहस भी होती है प्रशासन के लोगों से, मीडिया के लोग भी थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ, क्या उससे लाभ हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, वो तो लगातार हमारा नुकसान चल ही रहा था। जब प्रशासन हमारे लोगों को, ककरौली में देख लीजिए 850 वोट मिले हैं, जबकि ककरौली का माहौल इससे पहले कि अगर आप अपनी खुद की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ककरौली में हमें कई हज़ार वोट मिलने वाले थे। ककरौली में 850 वोट मिले हैं जी, 850 के करीब हुए हैं, वो 850 में 10-5 ऊपर नीचे होंगे। आपको ज़्यादा उम्मीद थी? नहीं, हमें तो कई हज़ार वोट की उम्मीद थी, ककरौली में तो बहुत वोट मिलने वाला था हमको। ककरौली में हमने भी लोगों से बात की थी, तो वो बोल रहे थे कि 4 वोट हैं इनके। नहीं, ककरौली में कई ऐसी वीडियोस भी आई हैं जो ये बता रहे थे कि ककरौली का सारा माहौल MIM के पक्ष में है। वो तो चंद ठेकेदार थे, वो ठेकेदारों को जनता ने बता दिया कि ठेकेदारी खत्म हो गई। अच्छा, ठेकेदारी खत्म हो गई इस चुनाव में, ये मतलब अचीवमेंट है। ये ठेकेदार थे कुछ लोग, बहुत सारे ठेकेदार थे, ठेकेदारों की ठेकेदारी तो खत्म हो गई। आपने खुद देखा लोगों ने कितना वोट किया है। अच्छा, एक बात और है हमारे मन में, हमने भी देखा वोटिंग काउंटिंग के दिन हम मुजफ्फरनगर में उस समय मौजूद थे, नवीन मंडी में। जैसे ही ये बेहड़ा मंडल की काउंटिंग शुरू हुई, झोजा बेल्ट खासतौर पे जी, रुड़कली, तेवड़ा, खाईखेड़ा, ककरौली से लगा करके पूरा जो इलाका है सिकंदरपुर तक, इसमें हर गांव में झोजे हैं जी, और बहुत आयत में है। बिल्कुल, हर गांव में बम्पर वोटिंग हुई है। झोजा समाज से 3 प्रत्याशी भी थे, उसके बावजूद भी झोजों ने MIM का साथ दिया। ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या लग रहा है इसका कारण आपको? असल में झोजा बिरादरीवाद पे वोटिंग नहीं कर रहा था, बल्कि झोजा इस बात पे वोटिंग कर रहा था, और बल्कि सारे मुसलमान इस बात पे वोटिंग कर रहे थे कि हमारा अपना वजूद बने, हमारा कोई वजूद है, जैसे सबका वजूद है। आप देखेंगे कि दलितों की अपनी पार्टी है, जाटों की अपनी पार्टी है, नाम ना लो तो बेहतर है, सब लोगों की अपनी अपनी पार्टी है, तो हमारा भी एक वजूद हो और वजूद के साथ हम लड़े। और जैसे विपक्ष एक बनता है, गठबंधन बनता है, तो उस गठबंधन में हमारा भी हिस्सा हो, हम भी सब लोगों के साथ होकर के, और जो बात कही जाती है कि बीजेपी को हराए या सांप्रदायिक ताकतों को हराया जाए, तो हम भी उन ताकतों को हराना चाहते हैं सबके साथ मिलकर के। लेकिन जो लोग हमें साथ में नहीं लेना चाहते, इस चुनाव में उन्होंने देख लिया कि उनको, अगर वो हमें साथ नहीं लेंगे तो हमारे साथ के बिना शायद वो कामयाब ना हो सके। आप बोलते भी थे कि भाजपा को हराने का हम पे कोई ठेका थोड़ी है, इस पर क्या कहेंगे? ठेका हम पे नहीं है। जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा या फंडामेंटल राइट्स को लोगों के वायोलेट करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही उसके खिलाफ रहेंगे और आप उसके पक्ष में रहेंगे। हम भी खिलाफ रहेंगे, आप भी खिलाफ रहें, मिलकर के लड़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर चुनाव जीतेंगे। आपने ये भी कहा था कि अपना झंडा अपना डंडा, तो मजबूत हुआ है झंडा डंडा? बिल्कुल, सबने देखा है झंडा डंडा मजबूत हुआ है। 19,000 के करीब हमने वोट हासिल किया है, और अगर ये प्रशासन का डंडा नहीं चलता तो 50,000 60,000 वोट हम लोग ले रहे थे। इसमें एक ये भी पक्ष है, ये भी बात आती है, ये 19,000 वोट अगर सुम्बुल की तरफ चले जाते तो वो 70,000 पे पहुंच रही थी, तो फाइट हो जाती। वो कैसे चले जाते? वो हमारा वोट था, सुम्बुल की तरफ कैसे चले जाते? अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं, वोट कटवा है। अखिलेश यादव गठबंधन कर लेते तो वोट कटवा कहां से रह जाते? आप गठबंधन कर लेते, ये वोट उसी को मिलता। लेकिन आप गठबंधन नहीं करने को तैयार है, तो फिर तो हो जाएगा ना। हमें भी तो हक है ना चुनाव लड़ने का, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुंदरकी में भी आपने देखा इस बार सपा धराशायी होगी वहां। देखिए, वो उनका मैटर है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो अकेले के बल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अकेले के बल पे वो 2014 से लेके कोई चुनाव नहीं जीत रहे हैं। 2014 में उन्होंने मुसलमानों को कहा बीजेपी हराओ, बताओ ईमानदारी से हारे क्या? बीजेपी जीती नहीं जीती 2014 में? 14 में जीती, 17 में, 19 में, फिर 22 में, फिर 24 में। अब बताओ कैसे हरा पाएंगे आप? जो लोग सेक्युलर हैं, जो सही मायने में संविधान की बात करते हैं, लोगों के अधिकार की बात करते हैं, आप उनको साथ नहीं लेना चाहते और फिर कहते हैं कि हम बीजेपी हराएंगे। कैसे हरा देंगे आप बीजेपी को? बीजेपी को आप हराइए, सबको साथ लीजिए, कौन कहता है बीजेपी मत हराओ? बयानों को लेकर के आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो चर्चाओं में रहे हैं। आपको पता है एक बयान था कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, क्या ये बयान ठीक है? अखिलेश इन्हीं बयानों से बच रहे हो, दूरी बना रहे हो? देखिए, वो किसी ने कुछ कहा था, उसके जवाब में उन्होंने कहा था, कोर्ट में मसला चला, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तो वो तो कोर्ट का मामला है। बाकी बहुत सारे ऐसे मसाइल है। देखो, महाराष्ट्र में कहा गया कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, नबी की शान में लगातार गुस्ताखियां होती हैं। भारत का संविधान सेक्युलर है, भारत के नेताओं को सेक्युलर होना चाहिए, भारत की सत्ता को सेक्युलर करे। बटेंगे तो कटेंगे, बताओ कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्या मतलब है इन अल्फाज का? ये जो बोला उन्होंने योगी जी ने, बटेंगे तो कटेंगे, ये तो दिखा भी चुनाव में, वोट बटे भी हैं। और इसमें
जो डिवीजन था, सपा के लोग बोल रहे थे कोई डिवीजन नहीं है। देखो, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, हमें भी है, और हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने मजबूती हासिल की है। पहली मर्तबा हम मीरापुर सीट पर चुनाव लड़े हैं, 19,000 वोट हमने हासिल किया है, तो हमें आप वोट कटवा नहीं कह सकते। वोट कटवा वो है जो हम, जहां हमारे सिटिंग विधायक थे वहां जाकर के लड़े और उन्होंने चुनाव हरवाया है। सपा आप आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र पे। इम्तियाज जलील का आप भी कह रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया, तो उनको हरवा दिया, आप आरोप लगा रहे हैं। इम्तियाज जलील को 5800 वोट सपा के कैंडिडेट ने वहां हासिल किए हैं। इम्तियाज जलील 2000 वोट से आ रहे हैं, तो कौन है वोट कटवा, बताओ। चलो, हमारे 19,000 वोट है, आप समाजवादी को दे दीजिए, यहाँ जीतती है क्या? तो हम कैसे वोट कटवाएं? वोट कटवा तो वो हैं जो चुनाव हरा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नहीं, आप बताइए, हमारे 19,000 वोट अगर आप समाजवादी के वोटों में जोड़ दे तो चुनाव जीतती है क्या? हम बार बार कह रहे हैं, आप नहीं हरा सकते उनको। आप जब तक तमाम सेकुलर लोगों को साथ नहीं लेंगे, आप नहीं हरा सकते। सेकुलर लोगों को साथ में लेकर के आप बीजेपी से लड़िए, आप बीजेपी को चुनाव हराएंगे। लेकिन हमें भी शामिल कीजिए, ये बिल्कुल शामिल कीजिए। तो इस बार आपने अपील कर दी है, नहीं, ये विपक्ष में अपनी अर्जी डाल दी है कि इस बार ओवैसी साहब को भी शामिल कीजिए। नहीं, विपक्ष को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर शामिल नहीं करते तो क्या 27 में जैसे सेमीफाइनल बोल रहे थे, इसको क्या इसका दूरगामी प्रभाव नहीं, हम पड़ेगा? सेमीफाइनल और फाइनल की बात नहीं कर रहे। अगर नहीं करते तो हम चुनाव लड़ेंगे। जितना भी वोट हमें हासिल मिला हुआ है, और 2027 में फिर लड़ेंगे और इंशाल्लाह इससे ज्यादा वोट हासिल करेंगे। अगले साल चुनाव में बिहार में, क्या बिहार में भी यही चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा। बिहार में भाई, आप गठबंधन में साथ लेके लड़े, हमको चुनाव लड़ना है। हम भी एक आरजेडी भी आरोप लगा रही कि हमें 5 सीटें हरवा दी उपचुनाव में। हम भी एक पार्टी हैं, हम भी एक पार्टी हैं, हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि एमआईएम हमारे वोट कम करके हमें हरवा देगी, आप एमआईएम को साथ ले लीजिए, और अगर आपको नहीं लगता तो फिर आप भी चुनाव लड़िए, हम भी चुनाव। अछूत नहीं है, अछूत नहीं है। अगर आप अछूत बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर नतीजा भी देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक सज्जन और हमसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जयगम साहब। हो गया जी, अब तक चुनाव हो चुका, अब जो है ना, आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि अपनी क़यादत, अपना झंडा, अपना डंडा, और आपके जो प्रत्याशी हैं अरशद राणा, उन्होंने तो बयान भी दे दिया कि हम तो हार में भी जीत देख रहे हैं, हमारा लवारा मरे तो मरे, सामने वाले की भैंस भी नहीं बचनी चाहिए, और उन्होंने ओपनली बोला कि हमने भैंस मार दी सपा की। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूँ। लेकिन अब तो जुम्मन समाजवादी वालों को चाहिए कि 27 के लिए तैयार हो जाए। अब तो ये झलक दिखाई हमने। ये जुम्मन कौन है, समझाएंगे थोड़ा? जुम्मन वे है जो समाजवादी के अनभक्त लोग हैं, वे जुम्मन होते हैं। और एक बात बताइए, आप कुछ मुसलमानों को ये कहा, ओवैसी साहब को ये कहा जाता है कि बीजेपी की बेटी है, फिर गठबंधन क्यों नहीं है? मैं इन जुम्मन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ। इस बार तो आपने साबित भी कर दिया, हरवा दिया सपा को। नहीं हरवाया ना उन्होंने, हमें हरवा दिया। उनके पास वोट बैंक है किसका? ये तो वैसे सर समाज का वोट है, कहाँ है? और आपने सेंधमारी कर दी उसमें, वो कहते गुज्जर समाज का इतना वोट फला, बूथ फला, सेक्टर फला, जगह कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ओवैसी का वोट है। वो किन चुकी समाजवादी तो पूछ इसे पूछ नुको लवाना तो हमारा भैंस मिले हमारी। अब जा राणा साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जब तुम वे तो भैंस है ना हमारे लिए, क्योंकि हमारा ना कोई विधायक है, ना कोई एमएलए है, ना कुछ है यहाँ पे, ना कोई एमपी है। हम तो एक लवारा ही हुआ ना, भैंस तो वह है जिन्होंने सीएम पद पे भी रह चुके, सब कुछ रह चुके। हमारे से गठबंधन नहीं करते, उनकी भैंस मरी तो हमारे लवारे में क्या दिक्कत है? हमें मर जाने तो हमारे लवारे को, दूसरे को, फिर भैंस फिर मरेगी तो फिर लवारा काट के फिर मार देंगे हम अपने लवारे को, लेकिन उनकी भैंस मरनी चाहिए जी। और अब तो हम बहुत खुशी मना रहे जी कि 2027 जल्दी आ जाए। महाराष्ट्र वाला बदला चाहिए हमें। महाराष्ट्र में इन्होंने जो हमें हराया वो बदला चाह रहा यूपी में, बस यूपी में महाराष्ट्र की टीस है जी, महाराष्ट्र की बहुत जबरदस्त टीस है, क्योंकि इन्होंने जो है ना हमारे इम्तियाज जलील जैसे शेर बहादुर को हरा दिया, जो हिंदू मुसलमान के नाम को भी नहीं जानता। उसमें 30,000 वोट हिंदुओं ने दे रखे, हिंदुओं के अदर बिरादरी ने दे रखे इम्तियाज जलील साहब को। अब तो उसका बदला अखिलेश के सामने भी लड़ेंगे हम, चाहे हम ओवैसी साहब की खुशामद करनी पड़े कि अखिलेश के सामने चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, हम उनकी भी खुशामद करेंगे, कोशिश करेंगे कि ओवैसी साहब आप एक बार अखिलेश के सामने चुनाव लड़े। 60% मुस्लिम है कुंदर में, इस बार तो वो सीट भी खिसक गई अखिलेश यादव से। वो नहीं पूरा 32 साल में पहली बार हुआ ऐसा। वो नहीं पूरा उत्तर प्रदेश खिसकना है, बिल्कुल 100 के 100%, वरना गठबंधन कीजिए। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चंद्रशेखर एक बार का एमपी, वो यूँ कह रहा भागिए भागिए हमसे भागिए, क्यों भाग रहा भाई? आजा, तू हमसे ज्यादा वोट काट के लेके दिखा दे। क्या ये गलती हुई चंद्रशेखर आजाद से?
नहीं गलती नहीं हुई, उसे खुशी हो रही थी ना, उसने भी वो भी एक ठग और मिल गया हमें, वो समाजवादी का बाप मिल गया जी हमें, क्या आ जाओ तुम, हम तुम्हारा और वोट हासिल लेंगे, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देंगे, वोट दे दो, मुसलमान को टिकट दे देंगे, टिकट को क्या करना, लेकिन हमारी हिस्सेदारी बताओ क्या मिलेगा हमें। हम तो बीजेपी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बात रखेंगे ना बीजेपी से, आप हमारे लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसी कांग्रेस सपा ऐसी बीजेपी, हम बीजेपी के विरोधी नहीं है। सभी पार्टियों ने ठगाया मुसलमान को, ये कह रहे हैं आप। देखो सभी ने ठगाया, हम तो बीजेपी से भी गठबंधन करने के लिए एग्री है, लेकिन हमारी शर्तें होगी बीजेपी से भी, कंडीशन अपनी। किसी ने नहीं हराया है इनको, इनके कारनामों ने हराया। देखो ये खुद 2012 में वादा किए थे मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, दिया क्या बताओ? सपा पे आरोप लगा रहे हैं, जो हारे हैं उन्हीं को कह रहा हूँ। तो जब आप लोगों के साथ धोखा करेंगे, अभी ककरौली में इनका प्रोग्राम था, MIM वालों पे आरोप लगा दिया कि भाई MIM का प्रोग्राम हो गया, हमारा नहीं हुआ। क्यों भाई? आपको किसी ने रोका था? MIM के सदर को हेलीकॉप्टर से आना था, मौसम खराब हुआ, गाड़ी से आगे, आप भी आ सकते थे, किसी ने रोका है? अच्छा ये बताइए, इसमें ये भी आरोप लग रहा है, एक आरोप क्या, एक बात ये भी निकली कि ओवैसी साहब की जनसभा को देखते हुए उन्होंने पोस्टपोन किया, कितना दम लगता है इसमें? जाहिर सी बात है, जब उन्हें दिखा के सारे लोग तो वहाँ जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। यकीन मानिए चुनाव MIM का ही होने वाला था, जिससे भी होता, लेकिन गुंडागर्दी करके लोगों को डराकर धमकाकर वोट नहीं डालने दिया। तो एक तरीके से जो साइकिल है उनके लिए तो फेस सेविंग हो गया, फेस सेविंग हुआ। दो बातें हुआ, एक तो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, दूसरे वोट कम पड़े। तो इज्जत बच गई राणा परिवार की, बस राणा परिवार की उससे इज्जत बच गई, हमें नुकसान हुआ है। वरना तीसरे नंबर पे जा रहे थे, बिल्कुल सुम्बुल राणा शायद चौथे पे भी जा सकती थी। जाहिद हसन का बड़ा हल्ला था, चंद्रशेखर ने दबा करके कैंपेनिंग की, मोरना में जनसभा की, आखिरी 18 तारीख को भी गुर्जर सम्मेलन करके चले गए मीरापुर में, शोर भी मच रहा था। एक झोजा बिरादरी का सम्मेलन भी हुआ रुड़कली में, लोटे में नमक भी डाला, लेकिन धरातल पर तो वोट मिला ही नहीं, 22,000 पे सिमट गए। असल में जाहिद हसन को हराने की असल जिम्मेदार चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने बावजूद इसके कि MIM पार्टी का उनसे गठबंधन हो गया था, एक साइड सीट पर हम लड़ने वाले थे कुंदर की, और मीरापुर में जाहिद हसन लड़ने वाले थे चंद्रशेखर के निशान पर, लेकिन चंद्रशेखर ने लास्ट मोमेंट में उसको गठबंधन को खत्म कर दिया, वो चुनाव नहीं लड़ा, वो गठबंधन नहीं किए। क्या वजह मानते हैं इसकी, गठबंधन नहीं किया? चंद्रशेखर जैसी नई पार्टी ने भी आपसे अछूत समझते हैं, हम मुसलमानों को अछूत समझते हैं, हमें हमारी क़यादत नहीं देना चाहते, और हमने अपनी क़यादत को खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ये पहला चुनाव हमारा, मीरापुर विधानसभा पर हमारा चुनाव पहली बार हम लड़े हैं, हमने दिखा दिया है कि हम वजूद में हैं। अभी तक तो सपा का वोटर माना जाता रहा है मुस्लिम समाज को, क्या इस बार चीजें बदली हैं और 27 में बदलेंगी? कोई किसी का वोटर नहीं है, लोगों को जो अच्छा दिखेगा उसको वो वोट करेंगे, लेकिन हाँ वो समझते हैं अपना वोटर, ये अलग है। जैसे एक बयान आया, चर्चाओं में भी रहा कि नल उड़, साइकिल उड़, और प्रत्याशी बोल रहे थे आपके पतंग उड़, और दावा भी कर रहे थे उड़ने का। क्या लहराई है पतंग? बिल्कुल लहराई, सबने देखा है, और ज्यादा लहराती अगर प्रशासन की ये सख्तियां नहीं होती, बार बार कह रहा हूँ। और ये लवारे वाला बयान भी बड़ा सुर्खियों में है आपके प्रत्याशी का जी, कि हमारा लवारा मरे तो मरे, सामने वाली की भैंस भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं उन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अखिलेश यादव को, चंद्रशेखर को, इनको सोचना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए, मिलकर लड़ेंगे तो शायद बेहतर रिजल्ट आ सके। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बिल्कुल, और बटेंगे तो कटेंगे। इस बार तो लग रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे भारी पड़ गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये तो पीछे रह गया नारा। सर मैं उन नारों पे तो नहीं जाता, लेकिन मैं उनसे इत्तेफाक ही नहीं रखता, क्योंकि वो गलत लहजे हैं। तो मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव को, चंद्रशेखर को विचार करना चाहिए। नहीं विचार करते तो आप अलग लड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे, क्योंकि सबको लड़ने का अधिकार है, तो जाहिर है उससे नुकसान हो सकता है। अच्छा 27 पर आते हैं जी, 27 नजदीक है अब, बिल्कुल 2-2.5 साल बचे हैं, बिल्कुल। क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा उपचुनाव का? और जैसे अभी संभल में जो एक घटना हुई है, सभी ने देखा, सुर्खियां बटोर रही है जामा मस्जिद पर, क्या इन घटनाओं का भी असर पड़ेगा 27 में? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये तानाशाही सरकार बन चुकी है, और एक माहौल सा खराब कर दिया है, मशीनरी को भी खराब कर दिया है।
एक अजीब चीज़ें देखी हैं जो सुनने में आया है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, दूसरे पक्ष को सुने बगैर ही मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दे दिया। उसी दिन आदेश आता है। हाँ, उसी दिन आदेश आया, 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया, रिपोर्ट भी बन गई, और फिर चुनाव के ठीक अगले दिन फिर से सर्वे जब करने के लिए गए तो मस्जिद कमेटी को इत्तला नहीं दी गई, और जो पीस कमेटी वहाँ की है उसको विश्वास में नहीं लिया गया। उनको विश्वास में लेकर किया जाता तो शायद ये सब हो सकता था। एक और चीज़ इस पर कहना चाहता हूँ, कोर्ट्स ने जो 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोटेक्शन एक्ट है उसको ताक पर रख दिया है। वो एक्ट कहता है कि 1947 के बाद इंडिया के आजाद भारत के संविधान के लागू होने के बाद भारत में जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेंगे। उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक चीज को एक्सेप्शन में रखा गया था, अयोध्या मैटर को, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। तो अब ये केसेस अदालतों को सुनने नहीं चाहिए थे, लेकिन अदालतें लगातार जो निचली अदालतें जो ऑर्डर्स दे रही हैं और सर्वे के ऑर्डर पास कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। केस तो लंबा चलेगा, और यहाँ पर क्या जल्दबाजी हुई। वहाँ के जो लोकल लोग थे, पत्थरबाज जो थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, वीडियोस में भी आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, पत्थरबाज तो आप किसी को भी कह देते हैं। ककरौली में एक फोटो आया था, हाथ में पत्थर है, पुलिस वालों के पत्थरबाज आप दूसरों को बता रहे हैं, कोई वीडियो फोटो आपके पास नहीं है। वहाँ भी आप पत्थरबाज बता रहे हैं। 3 लोगों को, एक सुना था खबर में, दूसरी खबर आई कि 5 लोगों को गोली लग गई है। गोलियां तो वहाँ पुलिस चला रही है, सामने से कोई और तो गोली चला नहीं रहा, तो पुलिस की गोली से वो लोग मर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसमें तो कुछ पुलिस वालों की भी आई हैं वीडियोस, वो भी घायल हुए हैं। देखो, एक सीओ है इसी जनपद के, मुजफ्फरनगर, अनुज चौधरी, उनको पाँव में बिल्कुल, अगर किसी ने सीओ को, पुलिस को चोट पहुंचाई है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन पुलिस की गोलियों से जिन लोगों का मर्डर हुआ है, एक नईम नाम का लड़का है जी, हाँ, उसकी नईम death हुई नईम है, बिलाल है, कई सारे नाम है, 5 नाम आए हैं अब तक। तो उन, मेरे ख्याल से उन पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जो मैटर चल रहा है ये अभी तो कोर्ट में है, तो लोगों को शांति बना के रखनी चाहिए। लोगों को बिल्कुल शांति के साथ रहना चाहिए। कोर्ट में मैटर चल रहा है, निचली अदालत कोई फैसला देती है, फिर उससे हायर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे। लोगों को आक्रोश तो जरूर है, लेकिन उग्र नहीं होना चाहिए। मैं ये सलाह दूंगा, उन्हें शांति के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आपसी सद्भाव को नहीं, जो ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं ना, चंद लोग हैं जो जल्दबाजी में माहौल को बिगाड़। देखो, एक चीज वो भी गलत थी, जो मस्जिद के अंदर लोग अग्रेसिव नारे लगाते जा रहे थे, वो भी बहुत गलत था, लेकिन उस पर एक्शन होना चाहिए था, उस पर भी एक्शन नहीं लिया गया। सरकार को सोचना चाहिए कि वो क्या एक तरफ खड़ी है, सिर्फ एक धर्म को चाहती है। हिंदुस्तान का संविधान सेक्युलर है, उसको सबके बारे में सोचना चाहिए। आप अगर मठ में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप सिर्फ मठ वालों का ख्याल रखेंगे। आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, वो सेक्युलर कुर्सी है, उस पर बैठते हुए आपको मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, सबका ख्याल रखना होगा। सबका साथ, सबका विकास आप सिर्फ कहते हैं, करना भी चाहिए। अच्छा, 27 में इम्पैक्ट पड़ेगा इस उपचुनाव का? जैसे संभल में ये घटनाएं हो रही हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, सबका असर पड़ेगा और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना। 27 में नुकसान होगा क्या? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम है। मैं तो सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों से ये कहना चाहूँगा, जितनी ये घटनाएं हो रही है उन सभी को आपको दिखाना चाहिए जैसे ज़्यादा, और जितना जुल्म हो रहा है, जुल्म की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती। आपने देखा होगा, आज से पहले मुगलों ने भी यहाँ राज किया है, 700 साल राज किया है, मगर उन्होंने जुल्म नहीं किया। जुल्म की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल, 20 साल, ये अंतिम होती है। 21वीं में जो इंसाफ करता है, सही व्यवहार रखता है, जनता के अपनी प्रजा को ध्यान से रखता है, उसकी ही सरकार लंबी चलती है। तो मैं सभी अपने मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूँगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो जुल्म हो रहा है इसको दिखाया जाए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगा, ये जो सरकार है यूपी, ये इस तरीके से हो रहा है कि लोकसभा में जो हार का मुंह देखना पड़ा है ना बीजेपी को, तो वो इसका बदला अब इस तरीके से लेना चाहती है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फिर दोबारा से ऐसे ही खड़ा किया जाए, ताकि हमें 2027 में फ़ायदा हो जाए।
मगर 27 इसका- की तैयारी है कह रहे हैं आप। हाँ, ये 27 की तैयारी करना चाहिए, BJP लड़ाई भिड़ाई करके जो हिंदू एक तरफ हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए। ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, विकास की तो इन्हें बात नहीं करनी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की करते आए हैं आज तक। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये 27 का चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि 2024 में क्या हुआ है। 43 सीटें विपक्ष जीत गया है, सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश की इस बार बनी है। और तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें ऐसा ना होना चाहिए जो एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, ये अच्छे नहीं है। तो ऐसी सरकार को और इस ऐसे जुल्म का इनको मुझे लगता है कि 2027 में इस बार अखिलेश को ही फायदा हो जाएगा इसका ज़्यादा। ध्रुवीकरण हो सब जाएगा, चीज़- मतलब अखिलेश की तरफ चले जाएंगे। हाँ, ज़्यादातर जो है ना मुस्लिम, वो अब अखिलेश की तरफ जाएगा, नहीं तो बंटना शुरू हो गया था इनका। बीजेपी वाला को तो लड़ाई से और नुकसान हो रहा है। अब ये सोच रहे ये नुकसान होगा, क्योंकि जुल्म की सरकार ज़्यादा लंबी नहीं चलती। भाई आप एक कौम को टारगेट करके उनके मंदिर मस्जिद और देखो नाम पढ़ो, उनको चला दो, मार दो, तो ऐसा नहीं। सेकुलर आदमी भी बहुत रहता है हिंदुस्तान में, वो सब देख रहा है कि भाई ये तो वाकई जुल्म है, ठीक है। जुल्म है। ये थे तेवड़ा के सम्मानित वोटर्स। इनका साफ कहना है कि जो चुनाव हुआ है इसका असर 27 में पड़ेगा, और जो घटनाएं हो रही है यूपी में, खासतौर पे वोटिंग के दौरान हुई और अभी जो संभल की घटना हुई है, इसका खामियाजा बीजेपी को 27 में भुगतना पड़ेगा।